यस, तो बेटा प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कांटेक्ट फोर्स को स्टडी कर लिया था कि कांटेक्ट फोर्स का जो एग्जांपल है वो मस्कुलर फोर्स है ना। तो कांटेक्ट फोर्स का मतलब ही है कि आप किसी जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो उसके कांटेक्ट पे रह के, ठीक है, थ्रू अ कांटेक्ट। तो जैसा कि इसमें एक एग्जांपल दिया था कि जैसे बुलक कॉर्ट है, तो ये भी एक कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है, ठीक है। कि अगर वो फोर्स अप्लाई कर पा रहा है तो वो जाहिर सी बात है किसी न किसी कांटेक्ट्स पे है, तभी वो उसको फोर्स लगा पा रहा है, अप्लाई कर पा रहा है, उसमें मोशन कर पा रहा है, ठीक है। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई मोशन हो रहा है, अगर वो आपके कांटेक्ट की वजह से हुआ है, तो वो मस्कुलर फोर्स कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा, ठीक है। तो एक तो मस्कुलर फोर्स हो गया, दूसरा है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फ्रिक्शन क्या है? तो बेटा जो फ्रिक्शन है, जैसे कि आप बॉल है, बॉल अगर किसी भी रोप में मूव कर रही है, तो आप देखोगे कि एक कंडीशन ऐसी आएगी कि बॉल मूव करते करते अपने आप रेस्ट फॉर्म पे आ जाएगी, रुक जाएगी। तो आखिर ऐसा क्यों, क्या हुआ कि एक बार आपने उसको फोर्स अप्लाई किया, यानी कांटेक्ट फोर्स दिया, उसमें कंटिन्यू मोशन हुआ और आगे जाके अपने आप वो रेस्ट फॉर्म पे आ गई, ठीक। तो इस पे जो कहीं ना कहीं कौन रिस्पॉन्सिबल है? फ्रिक्शन। देखो बेटा, फ्रिक्शन जो होता है वो किसी दो ऑब्जेक्ट के जो भी दो सरफेस होते हैं ना, उनके बीच में वो डेवलप होता है। तो एक तो बॉल का जो सरफेस हो गया, और एक जो जिस रोप पे वो आपका मूव कर रहा है, ठीक है। तो इनसे जब रबिंग होती है दो सरफेस की, तो उसमें फ्रिक्शन डेवलप होता है। और ये फ्रिक्शन जस्ट जिस डायरेक्शन में आपका कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है। तो जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट एक टाइप पे रेस्ट फॉर्म पे आ जाता है। तो इसी को हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो ये जो फ्रिक्शन है, ये जाहिर सी बात है दो बॉडी के कांटेक्ट की वजह से हुआ है, डेवलप हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपका कांटेक्ट फोर्स में आ जाएगा, ठीक है। तो द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ऑल दिस एग्जाम्पल इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था, इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड दैट ब्रिंग्स द मूविंग बॉल एट रेस्ट, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स की। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स बेटा वो फोर्स होंगे जो विदाउट किसी कांटेक्ट के फोर्स अप्लाई किए जाए, यानी आप टच भी ना करो और फोर्स अप्लाई हो जाए, ठीक। तो इसमें सबसे पहला तो एग्जांपल मैग्नेट का है कि आप देखते हो अगर मैग्नेट पे किसी भी आयरन को लेके आओ या किसी अदर मैग्नेट को लेके आओ, तो आप देखोगे कि बिना वो टच किए ही अट्रैक्ट करने लगता है कि नहीं, या रिपल करने लगता है। तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है, जैसे कि आपके फिगर में एक्टिविटी 11.6 में दिया है, ठीक है। तो a magnet can exert a force on another magnet without being in contact with it. The force exerted by a magnet is an example of non-contact force, ठीक है। और similarly the force exerted by a magnet on a piece of iron is also a non-contact force। तो चाहे वो another magnet हो या आयरन पीस हो, ठीक है। ये सब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल है, ठीक। इनमें आप देख रहे हो जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है विदाउट कांटेक्ट हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये एक अनदर टाइप का बेटा फोर्स है जो आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स में आता है, ठीक है। जैसे आपने छोटे में देखा होगा कि आप बालों में स्केल को रब करते थे और छोटे छोटे पेपर्स के जो पीसेस होते थे वो अट्रैक्ट हो जाते थे, होते थे अट्रैक्ट। तो ये जो अट्रैक्ट होते थे ये कैसे हुए कि आपने उसको रब किया, रब करने से आपने फ्रिक्शन फ्रिक्शन डेवलप किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक अलग तरह का फोर्स डेवलप हुआ जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस पे क्या होते हैं, चार्जेस बेटा डेवलप हो जाते हैं। तो जो रब कर रहे हो रियल में चार्जेस आप डेवलप करके इसको ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो इस वजह से चार्जेस डेवलप होने की वजह से आपका ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है डेवलप हो जाता है और ये चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगता है। तो इसमें जैसे कि 11.11 में दिया हुआ है, इस तरह से ये जो स्टिक है, ठीक है, प्लास्टिक की तो स्ट्रिप है, तो ये बेटा रब करके इसको देखो इस तरह से विदाउट कांटेक्ट एक दूसरे को अटैक करा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल है नॉट कांटेक्ट फोर्स का। बाकी एक और है ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसा कि आपको पता है अर्थ में आपकी ग्रेविटी है और वो लगातार हर एक चीज़ को अट्रैक्ट कर रही है ना, तभी तो हम लोग अपने अर्थ में सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो वो ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से है। और ये भी एक एग्जांपल है नॉन कांटेक्ट फोर्स का। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स में हम लोगों ने पढ़े कौन कौन से, एक मैग्नेटिक फोर्स, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है प्रेशर। तो प्रेशर का जैसे मैंने आपको बताया था, प्रेशर क्या होता है, डिपेंड करता है फोर्स पे और एरिया पे, यानी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया।
मैंने बोला था जिसका एरिया जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उसमें फोर्स जो है उतना ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है, प्रेशर उतना कम लगेगा। और जितना एरिया कम होगा, फोर्स उसमें कम लगाना पड़ेगा और प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर एरिया जो है, प्रेशर जो है वो सीधे एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा। सिंपल सा एक एग्जांपल है, अगर आयरन नेल की बात करते हैं तो एक साइड उसका जो है, वन साइड नैरो पॉइंटेड होता है, तो इसका मतलब एक साइड का उसका एरिया कम होता है और आप देखते हो उसमें प्रेशर ज़्यादा लगता है, और देखो इजीली वो वॉल पे हिट करने पे वो फिक्स हो जाती है, होता है। अगर मैं उसको उल्टा साइड फिक्स करने की कोशिश करूँ तो नहीं होगी, क्यों? क्योंकि अदर साइड उसका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, तो उस पर प्रेशर कम लगेगा, जिसकी वजह से वो फिक्स नहीं हो पाएगी। तो ये सिंपल सी एक एग्जांपल है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे नाइफ पे इतनी ज़्यादा जो है क्यों धार होती है, ठीक है ना भाई, उसको क्यों इतना ज़्यादा हम लोग थिन रखते हैं? ताकि वो प्रेशर ज़्यादा, भाई जितना एरिया कम होगा प्रेशर उतना ज़्यादा लगेगा, इस वजह से, ठीक है। और भी जैसे वैक्स की स्ट्रिप्स हो गई, वो इतनी ज़्यादा ब्रॉड क्यों होती है? ताकि प्रेशर कम लगे। तो बहुत सारे बेटा इसके एग्जाम्पल है, ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट है प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस। तो प्रेशर ऐसा नहीं है कि आपका एयर में ही एग्जर्ट होता है, आपका ये लिक्विड और गैसेस में भी होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट डे स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।